हेलो बच्चों, बीएससी पार्ट फर्स्ट के बच्चों को आज मैं फंजाई वाला पार्ट शुरू कर रही हूँ। उनके पेपर सेकंड में जो शामिल है फंजाई के आज जनरल कैरेक्टर से चालू करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। देखिए, फंजाई या कवक एक मूलतः लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छत्रक या मशरूम। इस संभवतः प्रारंभ में इसके अंतर्गत केवल छत्रकनुमा कवक प्रजातियों को ही रखा गया होगा, लेकिन बाद में अन्य परपोषी एवं क्लोरोफिल रहित सरल पादप कायुक्त प्रजातियों को भी कवक समूह में सम्मिलित कर लिया गया। इस समूह के पौधों का अध्ययन वनस्पति की जिस विशेष शाखा के अंतर्गत हम करते हैं उसे माइकोलॉजी कहते हैं, अर्थात वनस्पति शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न कवकों की संरचना, कार्य की, प्रजनन संबंधी उपक्रमों का अध्ययन किया जाता है उसे माइकोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी जो वर्ड है यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला वर्ड है माइकोस जिसका अर्थ होता है छत्रक या मशरूम, एंड दूसरा वर्ड है लोगोस जिसका अर्थ होता है टू स्टडी। तो इन दो शब्दों को मिलाकर के बनाया गया है शब्द माइकोलॉजी। कवक या फंजाई समूह के सदस्यों को हरित लवक रहित थैलोफाइट्स या क्लोरोफिलस थैलोफाइट्स भी कहा जाता है। यह संघ थैलोफाइटा का दूसरा वृहत या विस्तृत तथा विषम रूपी या हिट्रोगैमस पादपों का समूह है जिसमें विभिन्न प्रकार के कवक सदस्यों की जानकारी मानव को अति प्राचीन काल से ही प्राप्त है। हमारे आदि ग्रंथों, वेद, पुराणों एवं विभिन्न पादप रोगों का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले रोमन सभ्यता में विद्वानों ने खाने योग्य एडिबल फंजाई एमेनिता का तथा विषालु या टॉक्सिक फंगस एमेनिता मोसेरिया का विभेदन या डिफ्रेंसिएशन स्पष्ट किया। बॉटनिस्ट सिजलपिनस 1583 ने अपनी पुस्तक प्लांटिस में भी कवक सदस्यों का उल्लेख किया है, जो कि कुछ पौधे बीज रहित एवं अपूर्ण होते हैं तथा सड़ी गली वस्तुओं से पैदा होते हैं और ये प्रजनन क्रिया में सक्षम नहीं होते हैं। तो उन्होंने इस तरह से बताया था। इसके बाद में क्लूसियस 1601 के द्वारा सर्वप्रथम खाने योग्य एवं टॉक्सिक कवकों का क्रमबद्ध अध्ययन किया गया। इसके बाद में बोहिन 1623 द्वारा अपनी प्रसिद्ध पुस्तकों में कवकों की लगभग 100 प्रजातियों के अतिरिक्त लाइकन्स का वर्णन किया गया तथा उन्होंने कवक समूह को अनेक वर्गों में बांटा। सर्वप्रथम सूक्ष्मजीवी कवक प्रजातियों के अध्ययन का श्रेय रॉबर्ट हुक 1665 को दिया जाता है, जिन्होंने स्वयं के द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप यंत्र की सहायता से अनेक सूक्ष्म कवकों का अध्ययन किया और इसके साथ ही उनके द्वारा मशरूम्स की अनेक किस्में भी बताई गई। उनके द्वारा यह भी अध्ययन किया गया कि गुलाब का कीट रोग एवं कवक फ्रैगमीडियम के संक्रमण से होता है। रॉबर्ट हुक ने इस कवक के टेल्यूटोस्पोर्स भी देखे तथा इनका नाम सीड कोट्स के तौर पर किया गया। इसके बाद में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक 1680 के द्वारा बियर नामक मादक पेय में ईस्ट का निरीक्षण किया गया। इसके बाद में डिलिनस 1687 से 1747 एवं वैलेंट 1715 ने अनेक कवक प्रजातियों की खोज की। डिलिनस द्वारा कवक सदस्यों को पेजाइजा का नाम दिया गया। इटालियन बॉटनिस्ट पियर एंटोनियो माइकेली ने अपनी पुस्तक नोवा प्लांटेरम जेनरा में सर्वप्रथम अनेक कवक प्रजातियों का वर्णन किया। उनके द्वारा कवकों के विकास के लिए सीड थ्योरी का प्रस्तुतिकरण किया गया। ये सारी हिस्ट्री जो है वो आपको आनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि किसने किस तरह से खोज करी है। इसके बाद में देखिए 1753 में लीनियस ने अपनी वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत फंजाई शब्द का प्रयोग अत्यंत सीमित अर्थों के पौधों के एक वर्ग के लिए किया था। उनके द्वारा अनेक कवक सदस्यों के जेनेरिक एवं स्पेसिफिक नाम दिए गए। इसके अतिरिक्त उन्होंने कवकों को शैवालों के साथ क्रिप्टोगैमिया में स्थापित किया। वनस्पति शास्त्री आइकलर ने पौधों के इस समूह को एक क्लास के रूप में गठित किया। हालांकि अनेक कवक विज्ञानियों के अनुसार इस क्लास में सम्मिलित कुछ सदस्यों में निकट संबंध एवं एफिनिटीज परिलक्षित नहीं होती, अतः ऐसे सदस्यों के एक वर्ग में ही रखा जाना सर्वथा अनुचित प्रतीत होता है।
अतः इस अवधारणा के परिणाम स्वरूप बाद में कवक विज्ञानियों द्वारा क्लास फंजाई को 3 अलग अलग समूह में विभक्त कर इनको डिवीजन के रूप में क्रमोन्नत कर दिया गया। इस प्रकार बैक्टीरिया एवं स्लाइम मोल्ड्स एवं सत्य कवक या ट्रू फंजाई स्वतंत्र रूप से अलग अलग पादप प्रभावों के तौर पर निरूपित किए गए। एंटोनी डी बेरी को आधुनिक कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है। 1866 में उनके द्वारा सृजित अंग्रेजी अनुवाद सन 1917 में उपलब्ध प्रसिद्ध पुस्तक में अनेक कवकों की उत्पत्ति एवं जीवन चक्र का सचित्र एवं विस्तृत विवरण दिया गया। डी बेरी के अनुसार कवक सजीव एवं गतिशील संरचनाएं होती हैं। उनके द्वारा अनेक रस के विशेषकर गेहूं के स्तंभ किट या स्टेम रस के जीवन चक्र का अध्ययन किया गया। इसके जीवन चक्र में हीटेरोथैलिज्म का निरूपण भी सर्वप्रथम डी बेरी ने ही किया। उन्होंने यह भी बताया कि आलू का लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एक कवक प्रजाति फाइटोप्थोरा के संक्रमण से होती है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार स्लाइम मोल्ड्स एवं सत्य कवक दोनों ही एक स्वतंत्र प्रभाग या माइकोटा के अंतर्गत रखा गया, तथापि अवपंख कवक एवं सत्य कवकों को इस प्रभाग के 2 उपप्रभागों या सब डिवीजन के रूप में मान्यता दी गई। सजीवों के इस रोचक पादप समूह में लगभग 1 लाख सदस्य प्रजातियां सम्मिलित की गईं, जो कि आकृति, व्यवहार एवं जीवन चक्र में परस्पर बहुत अधिक भिन्नता प्रदर्शित करती हैं। संभवतः इसी कारण से इस कवक विज्ञानी को इस समूह की सरल, पूर्ण एवं सटीक भाषा प्रस्तुत करना भी एक दुष्कर कार्य है। फिर भी अनेक कवक विज्ञानियों ने अपनी सामर्थ्य एवं क्षमता के अनुसार इसकी अनेक परिभाषाएं प्रस्तुत करी। एक सामान्य परिभाषा के अनुसार कवक क्लोरोफिल रहित थैलोफाइट है, जिनकी संरचना एवं कार्यकी में डाइवर्सिटी पाई जाती है। एलेक्सोपोलस एवं मिम्स 1979 के अनुसार यूकैरियोटिक बीजाणुधारी क्लोरोफिल रहित जीव यूकैरियोटिक स्पोर बियरिंग क्लोरोफिलस ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनमें लैंगिक एवं अलैंगिक प्रजनन होता है। इसकी कायिक संरचनाएं सामान्यतः तंतुवत व शाखित होती हैं एवं ऐसी कोशिका भित्तियों द्वारा अवतरित होती हैं जिनमें अन्य जटिल कार्बनिक अणुओं के साथ तथा काइटिन तथा सेल्यूलोज दोनों ही होते हैं। यहाँ देखिए बेसी 1950 के अनुसार कवक वे क्लोरोफिल रहित संवहनी पौधे हैं जिनको कायिक संरचनाओं तथा प्रजनन के आधार पर बैक्टीरिया या माइसिटोजोआ के अतिरिक्त शैवालों या उच्च वर्गीय पौधों के मानव समूह में नहीं रखा जा सकता। अब देखते हैं एन्सवर्थ 1973 के अनुसार कवकों की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं, जैसे कि ये प्राय हीटेरोट्रॉफिक होते हैं, अपना भोजन या तो डेड ऑर्गेनिक मैटर से प्राप्त करते हैं या कभी कभी इंजेक्शन भी करते हैं। थैलस एक कोशिकीय अमीबिया या प्लाज्मोडियल या तंतुमय कवक जाल या माइसीलियम के रूप में एसेप्टेट या सेप्टेट तथा आधार में अंतःस्थापित या बाहर निकला हुआ होता है। कोशिका भित्ति या सेल वॉल प्राय सेल्यूलोस या फंगल सेल्यूलोस या काइटिन की होती है। कवक संवर्ग ओमाइसीट्स के सदस्यों में यह सेल्यूलोस द्वारा निर्मित हो सकती है। सेल ऑर्गेनाइजेशन ये प्राय यूकैरियोटिक सजीव होते हैं जिनकी थैलस संरचना एक या बहुकेंद्रकीय कवक जाल के रूप में परिलक्षित होती है। यह कवक जाल सम या विषम केंद्रीय होता है तथा द्विगुणित या अगुणित होता है। कवक जाल में डाइकैरियोटिक अवस्था बहुत थोड़े समय के लिए पाई जाती है। इनका जीवन चक्र लाइफ साइकिल सरल से जटिल होता है। इनका कवक जाल सम थैलेसी या विषम थैलेसी, होमोथैलिक या हीटेरोथैलिक हो सकता है तथा दोनों विपरीत प्रभेदों की लैंगिक संरचनाएं एक या अलग कवक जालों पर उपस्थित लैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप विकसित होने वाली स्पोरोकार्प छोटी या बड़ी हो सकती है, जिसमें आंशिक रूप से टिश्यू डिफ्रेंशिएशन पाया जाता है। ये सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक या सिम्बायोटिक सजीव होते हैं। यद्यपि कुछ कवक प्रजातियां हाइपर पैरासाइट्स भी होती हैं, अर्थात ये अपना पोषण अन्य परजीवी पादप तथा जंतुओं से प्राप्त करती हैं। ये सर्वव्यापी अर्थात कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन प्रदर्शित करते हैं अर्थात विश्व के सभी भागों में पाई जाती हैं। इनका हैबिटेट देख लेते हैं। कवक एक कॉस्मोपॉलिटन समूह है जिसके अतिरिक्त उन प्राय सभी स्थानों पर पाए जाते हैं जहां जीवित तथा मृत कार्बनिक पदार्थ नमी उपस्थित होती है। दूसरे शब्दों में जहां भी जीवन का अस्तित्व होने की संभावना है वहीं कवक प्रजातियां भी मिल जाती हैं। अब ये देखिए कई प्रकार की हो सकती हैं इनका हैबिटेट, जैसे कि एक्वेटिक, इसमें देखिए बेंथिक या किसी
मैरीन या सी के बेंथिक जोन में पाई जा सकती हैं। इसके अलावा ये सैप्रोफिटिक या पैरासाइट भी हो सकती हैं। इनमें से कुछ जो सैप्रोफिटिक सदस्य होते हैं वो जल में डूबी हुई पौधों की शाखाओं, पत्तियों तथा फलों तथा विघटनशील पादप तथा प्राणी अवशेषों पर भी पाई जा सकती हैं। इसके अलावा देखिए कुछ टेरेस्ट्रियल फंजाई होती हैं। टेरेस्ट्रियल अर्थात स्थलीय फंजाई में वे सभी कवक संवर्गों के अधिकांश मृतोपजीवी, सहजीवी, परजीवी तथा कृमिनाशी सदस्य ये मिट्टी या मृदा में जीवन यापन करते हैं। इनको सॉइल इनहेबिटेंट कवक कहते हैं। इनमें से भी कुछ फंजाई जो है पौधों की जड़ों में मिलते हैं, जिनको रूट इनहेबिटेंट्स कहते हैं। इसके अलावा देखिए जैसे कि ये कुछ जो है वो हॉर्स डंग पे पाई जाती हैं, जिनको जैसे कि पाइलोबोलस, और ये प्रजातियां कीटनाशी या कृमिनाशी भी होती हैं। इसके अलावा इनका हैबिटेट सिम्बायोटिक हो सकता है। लाइकन के साथ ये सिम्बायोटिक रूप में पाई जा सकती हैं। लाइकिन एक ऐसा गठबंधन है जिसमें एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग की कुछ कवक प्रजातियां नील हरित या ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करती हैं तथा गठबंधन के दोनों सदस्य संयुक्त रूप से एक अलग पादप के तौर पर निरूपित होते हैं। इनको लाइकन कहते हैं। तो लाइकन के अलावा देखिए पैरासिटिक फंगस भी होती हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर तो पैरासाइट ही होती हैं। इनके अंतर्गत अनेक प्रकार की प्रजातियां पौधों, प्राणियों एवं मनुष्यों का परजीवी के रूप में संक्रमण करती हैं। पैरासिटिक में ही आ जाता है हाइपर पैरासिटिक। कुछ फंजाई की स्पीशीज अन्य संवर्गों के कवक सदस्यों को संक्रमित कर उन पर परजीवी के समान जीवन यापन करती हैं, जैसे कि पाउडरी मिल्ड्यू उत्पन्न करने वाली कवक पर एक अन्य परजीवी कवक एप्लेमाइसिस क्विस्क्वेलिस तथा कीट रोग उत्पन्न करने वाली कवक प्रजातियों पर एक और परजीवी कवक एंडरलूका कैरिसिस का संक्रमण पाया जाता है। हालांकि हवा या वायुमंडल में किसी भी सदस्य का स्थायी आवासीय क्षेत्र नहीं है, परंतु कुछ कवक प्रजातियों के स्पोर्स तथा अन्य जनन संरचनाओं का प्रकीर्णन वायु द्वारा होता है। तो ये थी बात थोड़ी सी आज फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। अभी और भी आगे बातें देखेंगे थैलस ऑर्गेनाइजेशन एवं रिप्रोडक्शन आदि के आगे के लेक्चर्स में। थैंक यू।